नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305 DI अर्थात हिंदी शिक्षण या पेडागोजी ऑफ हिंदी का यूनिट 2 हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियां, प्रणाली एवं पाठ पुस्तक का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न के आसपास रहेंगे पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ध्यान रखना, यह पेपर आपका 50 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा। ठीक है, तो एक प्रश्न 0.769 अंक का होगा और 2 पेपर एक साथ रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, लगभग 4 घंटे के आसपास आपका रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 20 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305 DI अर्थात हिंदी शिक्षण पेडागोजी ऑफ हिंदी यूनिट 2 हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियां, प्रणाली एवं पाठ पुस्तक, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक, इसका पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं। यह प्रैक्टिस सेट 4 है, इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ऑफ प्लेलिस्ट 305 DI इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी प्रैक्टिस सेट आपको क्रम से मिल जाएंगे। जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। क्लियर है? यदि कोई क्यूरीज तो 9654302596 पर मैसेज करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। BT से कोई एडमिशन चाहता है आपके परिचित में तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस में। प्रश्न है देव्यागम, तो इसका संधि विच्छेद क्या है? A देवधन आगम, B देव्याधन गम, C देवी धन आगम, D देवी धन आगम। ये देवी धन आगम। तो सही जवाब हो जाए देव्यागम का संधि विच्छेद सही क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा D देवी धन आगम। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, देव्यागम में यौन स्वर संधि है। ठीक है, देव्यागम का संधि विच्छेद देवी धन आगम है। अगला प्रश्न है लड़कपन, इसका संधि विच्छेद A लड़क धनपन, B लड़का धनपन, C लड़धन कपन, D लड़का धन अपन। तो लड़कपन का संधि विच्छेद क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा B लड़का धन पन। अगला प्रश्न है आ के बाद पहला ई आए तो ई बड़ी ई मतलब ई ऐ हो जाए, तथा दूसरा जो है उ आए तो आ के बाद ध्यान रखना तो बड़ा ऊ मतलब उ हो जाता है, या फिर आ के बाद आए तो ध्यान रखना आप लोग अर हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ए गुण संधि भी दीर्घ संधि वृद्धि संधि अयाद संधि। कहने मतलब यही है कि आ के बाद ये सारे शब्द आते हैं तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, आ के बाद छोटी बड़ी आए तो बड़ी हो जाता है, या फिर बड़ी ई आए तो ए हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो ऊ हो जाता है, या फिर अर हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग 3 का ए गुण संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न है देव्यागमन का संधि विच्छेद है ए देवी धन आगम, B देवी धन आगम, C देवधन गामन, D देवधन गमन। तो देव्यागमन का संधि विच्छेद है, सही जवाब हो जाएगा ए देवी धन आगमन। अगला प्रश्न है वाक्धन मय का संधि विच्छेद पद होगा ए वाग्मय, B वाक्मय, C वाग्मय, D वांग्मय। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना D वांग्मय।
प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। ठीक है। वांग्मय का संधि विच्छेद वाक धनमय होता है, वांग्मय शब्द में व्यंजन शब्द होती है। आप लोग ध्यान कर प्रश्नों का जवाब देते चले, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है। अगर आप प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे तो आपको माइंड डाइवर्ट हो सकता है, इसलिए आप लोग देते रहें, प्रश्नों का जवाब साथ में बने रहेंगे। और ध्यान रखना लगभग सभी जो पेडागोजी एक जैसे ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो अगर आप लोग सॉल्व करते रहेंगे निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। जैसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो संविच्छेद जैसे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं कुछ लैंग्वेज में नहीं आएंगी, बट अब मैक्सिमम चीज़ें एक जैसे ही है, तो आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं कोई भी विषय। प्रश्न है धनुष धनुष्टंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए धनु धन टंकार बी, धनुष धन टंकार सी, धनु धन टंकार डी, धनुष धन टंकार। सही जवाब हो जाएगा 6 का सी, धनुधर टंकार। धनुष टंकार का संधि विच्छेद धनु धन टंकार होगा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है, जैसे दुधन आत्मा, दुरात्मा, निधन कपट, निष्कपट। अगला प्रश्न है सुक्ति शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। ए यण संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि, यण संधि। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है ध्यान का सुक्ति का सही संधि विच्छेद सुधन उक्ति होगा, सुक्ति में दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न है रमेश शब्द में संधि का प्रकार है, ए यण, बी गुण, सी वृद्धि, डी दीर्घ। सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, गुण संधि। रमाधन ईश रमेश गुण संधि है। महर्ष शब्द में संधि है, ए वृद्धि संधि, बी अयादि संधि, सी ऋण संधि, गुण संधि। सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, गुण संधि। महर्ष का संधि विच्छेद महाधन ऋषि होगा। सूत्र अन्यंग गुण अर्थात आत से परे ई ई उ री हो तो दोनों के स्थान पर गुण संधि होता है, ए ओ और आदेश हो जाता है। अगला प्रश्न है महोदार्य शब्द में संधि का प्रकार प्रयुक्त हुआ है, मतलब कौन सी संधि है महोदार्य में। ये दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी यण। सही जवाब हो जाएगा 10 का सी, वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न है दिगंबर शब्द में संधि है, ए स्वर, बी व्यंजन, सी विसर्ग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, व्यंजन। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, फिर से चेक किया जाएगा। अगला प्रश्न है असमय शब्द में संधि का प्रकार है, ए विसर्ग संधि, बी व्यंजन संधि, सी स्वर संधि, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना बी, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है भाषा के व्यक्ति के कितने रूप हैं, ए 2, बी 3, सी 4, डी 7। सही जवाब हो जाएगा ए 2। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अगला प्रश्न है उद्धार शब्द में संधि का प्रकार है, ए विसर्ग संधि, बी व्यंजन संधि, सी स्वर संधि, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ए द्रोणाचार्य, बी द्रोणाचार्य, सी द्रोणाचार्य, डी द्रोणाचार्य। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए। द्रोणाचार्य शब्द का संधि विच्छेद क्या है, सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, द्रोणधन आचार्य, 15 का सी। द्रोणधन आचार्य, द्रोणाचार्य आ और आ के बाद तो बड़ा हो जाता है, द्रोणाचार्य शब्द में दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है किस शब्द में वृद्धि संधि है, एक किंचित, बी सदैव, सी निरोग, डी पयोध। सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना बी, सदैव। अगला प्रश्न है विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है, ए विद्याधन आर्थी, बी विद्याधन आर्थी, सी विद्याधन आर्थी, डी विद्याधन अर्थी। तो विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है, सही जवाब हो जाएगा डी, विद्याधन अर्थी। अगला प्रश्न है प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है, तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा 18 का बी। एकदम सिंपल से अलग करिए, प्या मतलब सब कुछ बड़ा नहीं है, जहाँ या है तो उसमें 2 चीज़ें हैं, तो प्या या बड़ा हो जाएगा ये, और सा क्योंकि हर शब्द में आ होता ही है नॉर्मली। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएगा 18 का बी। अगला प्रश्न है किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, अर्थात मतलब गलत है, ए प्राधन ऊण धन पौण, बी निधन ऊन न्यून, सी अंबुधन उर्मी अंबुर्मी, डी सचिधन इंद्र सचिंद्र।
तो सही जवाब हो जाएगा 19 का ध्यान रखना आप लोग बी। निधन ऊन न्यून। न्यून निधन ऊन में ई उ या बराबर या का नियम लागू होता है जो कि यर्ण संधि में होता है। अगला प्रश्न है तत्काल शब्द का संधि विच्छेद है ए धन तत् धन काल बी ता धन अकाल सी तथा धन काल डी तत् धन काल। सही जवाब हो जाएगा 20 का डी तत् धन काल। आप लोग ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन में जाएंगे लिंक आप प्ले 305 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आपको इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, या फिर जस्ट इसके नीचे लिंक का प्ले लिस्ट ऑल पेपर दिया गया है वहाँ पर क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। तो 301 302 304 305 ठीक है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि कोई क्यूरीज है 9654302596 पर आप बात कर सकते हैं। बेटी से किसी को एडमिशन चाहिए आपको परिचित में तो आप बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सद्भावना शब्द का संधि विच्छेद है ए सधन भावना बी सद्भावना सी सधन भावना डी सतधन भावना। सद्भावना का संधि विच्छेद है, सही जवाब हो जाएगा डी सतधन भावना। सद्भावना का संधि विच्छेद सतधन भावना है या व्यंजन संधि है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे ए नी बी अनु सी आ डी कु। सही जवाब हो जाएगा 22 का सी आ। अगला प्रश्न है उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है ए प्रा बी अ सी अन डी उप। सही जवाब हो जाएगा 23 का ध्यान रखना आप लोग डी उप। किसी शब्द में उपसर्ग मतलब होता है जो शब्द के पहले हो और प्रत्यय मतलब होता है जो शब्द के पीछे हो। जैसे उपहार में उप क्या है उपसर्ग है, हार क्या है प्रत्यय, पासा से रेपा से पीछे प्रत्यय। अगला प्रश्न है उत्सर्ग शब्द में उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है ए उतक बी उत सी उत डी इनमें से कोई नहीं। मैंने पहले बता दिया उपसर्ग मतलब क्या है जो शब्द के पहले हो। उत्सर्ग उत्कर्ष शब्द में सब उपसर्ग है, सही जवाब हो जाएगा 24 का ध्यान रखना सी उत उत्धन कर्ष उत्कर्ष। अगला प्रश्न है जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाता है ए पर बी बी सी आ डी पारा। सही जवाब हो जाएगा 25 का ध्यान रखना डी पारा। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ए पराधीन बी पराजय सी पराक्रम डी पराभव। सही जवाब हो जाएगा 26 का ध्यान रखना ए पराधीन। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ए लालच बी लाचार सी बनाम डी बेसर्ग। सही जवाब हो जाएगा 27 का ध्यान रखना ए लालच। अगला प्रश्न है संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए ए सन बी सम शीशक डी संक। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए, सही जवाब हो जाएगा बी। ध्यान रखना 28 का जो है सम, संकल्प तो सम है ठीक है। अगला प्रश्न है अधिक उपसर्ग से बना शब्द नहीं है ए अध्यापन बी अध्यवसाय सी अधीर डी अध्यादेश। सही जवाब हो जाएगा 29 का ध्यान रखना सी अधीर। अगला प्रश्न ध्यान रखना अध्यापन अधिधन आपन है, अध्यवसाय में अधिधन अवसाय है, अध्यादेश में अधिधन आदेश है। अगला प्रश्न है प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प है ए प्राधंतन बी प्रागधंतन सी परधंतन डी प्रकतन। ध्यान रखना इसका 30 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर धन रहेगा ठीक है प्राधन कतन। सही जवाब हो जाएगा बी प्राक धन तन। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द प्राधन उपसर्ग लगाकर नहीं बना है ए प्रश्न बी प्रगति सी प्रयुक्त डी प्रसिद्ध। सही जवाब हो जाएगा 31 का ध्यान रखना ए प्रश्न। अगला प्रश्न है पितृ शब्द में इक लगाने से क्या शब्द बनेगा बी पैतृक ए पैतृक बी पैतृक सी पैतृक डी पैतृक। सही जवाब हो जाएगा 32 का ध्यान रखना डी पैतृक। अगला प्रश्न है प्रत्यय संबंधी अशुद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सही शब्द को बताइए ए पूजनी बी पूजना सी पूजनी डी पूज्य। सही जवाब हो जाएगा 33 का सी पूजनी। अगला प्रश्न है
प्रत्यय लगाए जाते हैं ये शब्द के मध्य में बी, शब्द के आदि में सी, शब्द के अंत में डी, इनमें से कोई नहीं। प्रत्यय लगाए जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, शब्द के अंत में। अगला प्रश्न है कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? एक क्रिया, बी विश्लेषण, सी सर्वनाम, डी संज्ञा। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, क्रिया। कृत प्रत्यय या धातु के अंत में लगते हैं तथा इससे बने शब्द को कृदंत कहते हैं, जैसे पाचक, नंदक, नंदन, भुक्त, भुक्तव्य, भुक्ता। अगला प्रश्न है तदधिक प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विश्लेषण के अंत में लगते हैं तथा इनसे बने शब्दों को तदधिक प्रत्यय कहते हैं, जैसे सुनार, जुआरी, पालनहार, बचपन, मिठास आदि। अगला प्रश्न है सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? ए आहट, बी हंट, सी सन, डी सन, डी सन। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, आहट। अगला प्रश्न है मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। एक कसौटी बराबर कट धन औटी बी, कनौटी कान धन औटी सी, बपौती बाप धन औटी डी, बुढ़ौती बूढ़ा धन औटी। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, कसौटी कठ धन औटी मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? ए लुंट एरा प्लस एरा, बी फलित, सी हरित, डी अमित। सही जवाब हो जाएगा 38 का ध्यान रखना ए, लुंट धन एरा। किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय मतलब क्या? जो पीछे जुड़ता हो। तो फलित इत लगा है, अमित इत लगा है, हरित इत लगा है, तो देखिए लुंट धर एरा इसमें नहीं है, ये सही जवाब है। अमित फलित हरित में प्रत्यय है, इत प्रत्यय से। अमित में क्या है? आधन्मित, मित का अर्थ होता है सीमित, नहीं। फलित मतलब फल धन इत, फल का अर्थ होता है परिणाम। हरित हरिधन इत, हरि का अर्थ होता है हरा या सब्ज। लुंठधर एरा एक संयुक्त शब्द है, इसमें इत प्रत्यय नहीं है। यह शब्द एक विश्लेषण है जिसका अर्थ है लूटने वाला या लुटेरा। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक में प्रत्यय है एतिक, विकृतिक, सी इक, डी का। सांस्कृतिक में प्रत्यय मतलब जो पीछे जुड़ता है, सही जवाब हो जाएगा सी इक, सांस्कृतिक। 39 का सी। अगला प्रश्न है उत्सुकता शब्द में प्रत्यय है ए सुधन सु, बी तार, सी कतार, डी उक्त। तो उत्सुकता शब्द में प्रत्यय है, सही जवाब हो जाएगा बी ता। अगला प्रश्न है प्रकृति में कौन सा प्रत्यय लगेगा? ए वान, बी वाला, सी सील, डी दार। सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, वान। अगला प्रश्न है अंत और विदेश शब्द में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है ए त्या और या, बी या और सा, सी या और ई, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध सब विकल्प है, सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, इनमें से कोई नहीं है, ध्यान रखना डी। अंत और विदेशी शब्दों में कोई प्रत्यय नहीं लगा है, ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शब्द का कौन सा प्रत्यय है? ए री, बी ई, सी या डी ई। तो राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, ई। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा इक प्रत्यय का उदाहरण है? एक अधिक, विक, कौटुंबिक, बिक, सी अधिक, डी मणिक। सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, कौटुंबिक। अगला प्रश्न है बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, देवत्व ये शब्द कौन सी संज्ञा है? ए भावात्मक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, डी जातिवाचक संज्ञा। तो बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, देवत्व ये शब्द कौन सी संज्ञा है? सही जवाब हो जाएगा ए भावात्मक संज्ञा। भावात्मक संज्ञा जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराती हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौन। अगला प्रश्न है पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? ए भाववाचक, बी वस्तुवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी जातिवाचक। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, व्यक्तिवाचक। पहाड़ शब्द किसी एक विशेष पहाड़ का बोध न कराकर दुनिया के सभी पहाड़ों का बोध करा रहे हैं, अतः पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है जातिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? एक कुत्ता, बिल्ली, पिल्ला, बी नगर, जयपुर, सी पर्वत, हिमालय, डी श्वेत
स्त्री श्वेता। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? सही जवाब हो जाएगा ए, कुत्ता पिल्ला। किस शब्द में ला प्रत्यय रूप से नहीं आया है? ए कुशल, बी मृदुल, सी विमल, डी रॉयल। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना सी विमल। अगला प्रश्न है, इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द है? ए नींद, बी दंडित, सी अनुचित, डी कृत। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, दंडित। अगला प्रश्न है, जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगाकर एक नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं? ए संधि बी प्रत्यय, सी उपसर्ग, डी समास। सही जवाब हो जाएगा 50 का बी, प्रत्यय। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है? ए अपभ्रंश, बी प्राकृतिक प्रकृति, सी संस्कृत, डी पाली। सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, दंत धावन के विकसित तद्भव शब्द क्या है? ए दतौन, बी दातौन, सी दातुन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, दातुन। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द का अर्थ है? ए जिसमें कोई परिवर्तन न हो, बी जिसका अर्थ निश्चित हो, सी जिसकी कोई व्युत्पत्ति ज्ञात न हो, डी जो सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरागत अर्थ बताए। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, जो सामान्य अर्थ छोड़कर परंपरागत अर्थ बताए, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मेरा खिलौना टूटा है वाक्य में सर्वनाम है? ए निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी संबंधवाचक, डी अनिश्चितवाचक। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, पुरुषवाचक। किसी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले उत्तम पुरुष, सुनने वाले मध्य पुरुष अथवा अन्य किसी व्यक्ति अन्य पुरुष के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक शब्द कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं, आप, तू, तुम, वह, वे आदि सर्वनाम आते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे अपने गांव जाना है, इस वाक्य में सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी निश्चयवाचक। सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, पुरुषवाचक। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं सिवाय ए तद्भव, बी विशेषज, बी देशज, सी संकर, डी योग रूढ़। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अरबी शब्द है? ए बाल्टी, बी अदालत, सी मिस्त्री, डी उस्त्रा। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, अदालत। अगला प्रश्न है, अरबी भाषा का शब्द है अखबार, अजब, अदालत, अमीर, आजाद, आदमी, आम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन यौगिक शब्दों को परिभाषित करता है? सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, जिन शब्दों के सार्थक खंड संभव ना हो। अगला प्रश्न है, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपको पता है पेडागोजी में अलग अलग सबका विषय है तो बच्चे कम रहते हैं, तो आप लोग निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रश्न है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? ए लुनाई, लवणता, बी लौंग, लवंग, सी आंत, अत्र, डी आयुषु, आदेश। तो तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा शब्द गलत है? सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, आयुष, आदेश गलत है, बाकी सब लौंग, लवंग, आंत, अत्र, लुनाई, लवणता सही है। अगला प्रश्न है, रसोई घर शब्द है? ए यौगिक, बी तत्सम, सी रूढ़, डी यौगिक, योग रूढ़। तो रसोई घर शब्द है, सही जवाब हो जाएगा ए, यौगिक है। अगला प्रश्न है, 4 गायें खेत में चर रही हैं, इसमें 4 कैसा विशेषण है? ए निजवाचक, निश्चित संख्या, बी अनिश्चित संख्या, सी निश्चित परिणाम वाचक, डी अनिश्चित परिणाम वाचक। 4 गायें खेत में चर रही हैं, इसमें 4 कैसा विशेषण है? सही जवाब हो जाएगा ए, निजवाचक संख्या। अगला प्रश्न है, विशेषण की उत्तमावस्था किस विकल्प में है? ए फूली बहुत सुंदर है, बी सरला सबसे सुंदर है, सी कोमल नीलम से ज्यादा सुंदर है, डी कपिल रोशनी से ज्यादा पड़ता है। विशेष की उत्तमावस्था किस विकल्प में है? सही जवाब हो जाएगा बी, सरला सबसे सुंदर है। अगला प्रश्न है, मनोरंजन शब्द है? ए विशेषण, बी सर्वनाम, सी संज्ञा, डी क्रिया। सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, विशेषण। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से संकर शब्द है? ए रेलगाड़ी, बी सेनापति, सी लाभ हानि, डी प्रतिद्वंदिता। सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, रेलगाड़ी संकर शब्द है। रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनाए जाते हैं। रेलगाड़ी शब्द में रेल शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो रेलगाड़ी शब्द हिंदी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है? ए चाकू, बी पपीता, सी गमला, डी खिड़की। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, खिड़की। खिड़की जो विदेशी शब्द नहीं है। चाकू तुर्की भाषा का शब्द है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उर्दू भाषा का शब्द है? ए कंगाल, बी राष्ट्र, सी रोम रोम, डी शुक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना, डी शुक्रिया। अगला प्रश्न है, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, इस वाक्य में क्रिया है? ए प्रणार्थ, बी पूर्वकालिक, सी सार्वकालिक, डी नाम धातु। सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, पूर्वकालिक। अगला प्रश्न है, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? ए अकर्मक, बी संयुक्त क्रिया, सी सकर्मक, डी प्रेरणार्थक। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, सकर्मक। अगला प्रश्न है, अपव्यय कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 4, सी 6, डी 5। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, 5। अपव्यय 5 प्रकार के हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय और निपात अव्यय। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है? ए अटारी, बी अहिर, सी आंख, डी अखिल। तत्सम शब्द कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी, अखिल। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् धन सम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान। ज्यों का त्यों, मतलब जो शब्द है जैसे तैसे, उसको तोड़ फोड़ ना हो, कोई परिवर्तन ना हुआ। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, धरित्री का तद्भव रूप है? ए धारिती, बी धरती, सी धारिता, डी धरित्री। धरित्री शब्द का तत्सम रूप है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी धरित्री। तद्भव का शाब्दिक रूप उसमें बने अर्थात तद्भव, जिससे उत्पन्न हुआ, अर्थात जो संस्कृत शब्द से उत्पन्न हुआ। यहाँ पर तद्धन शब्द में संस्कृत भाषा की ओर इंगित करता है, जो संस्कृत से ही बनता है। इन शब्दों का यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं के पड़ाव से होकर गुजरती है और आज तक चली आ रही है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव है? ए रुच्छ, बी वृक्ष, सी पल्लव, डी खजूर। सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, खजूर जो है ये तद्भव है। तद्भव मतलब बिगड़ा हुआ रूप। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में प्रणार्थक क्रिया है? ए लड़का बहुत पढ़ रहा है, बी किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, सी आप बहुत ईमानदार हैं, डी मेरे घर की छत चमकती। इसे बोल रहा है किस वाक्य में प्रणार्थक क्रिया है? सही जवाब हो जाएगा बी, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक शब्द है? एक कालवाचक क्रिया विशेषण, बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सी रीतवाचक क्रिया विशेषण, डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना, सी रीतवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, मेढक को पत्थर से मत मारो, पत्थर का कारक बताइए। एक करण कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक, डी अपादान कारक। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, करण कारक। अगला प्रश्न है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, में कौन सा कारक है? एक करण, बी कर्म, सी संप्रदान, डी अपादान। तो माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? सही जवाब हो जाएगा बी, कर्म। अगला प्रश्न है, एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को कहते हैं। ये समुच्चय बोधक अव्यय, बी विस्मादि बोधक अव्यय, सी क्रिया विशेषण, डी अप्रकट अव्यय। सही जवाब हो जाएगा 77 का, ध्यान रखना, ए समुच्चय बोधक अव्यय। अगला प्रश्न है, वह गलत होने से डॉट डॉट डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। ए तेज, बी अचानक, सी धीरे धीरे, डी बहुत। तो सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, बहुत। वह गलत होने से बहुत डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण आएगा।
ठीक है, तो बहुत शब्द, डी सही जवाब है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तुम पढ़, इस वाक्य में काल है ए हेतु, हेतु मध्य वर्तमान काल बी, संदिग्ध वर्तमान काल सी, अज्ञात वर्तमान काल डी, सामान्य वर्तमान काल। सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, अज्ञात वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे। वाक्य में क्रिया का काल है ए सामान्य भूतकाल बी, पूर्ण भूतकाल सी, संदिग्ध भूतकाल डी, आसन्न भूतकाल। सही जवाब हो जाएगा 80 का बी, पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कारक है ए संबंध बी, अधिकरण सी, संबंध संबोधन डी, अपादान। सही जवाब हो जाएगा 81 का सी, संबोधन। अगला प्रश्न है, श्याम दूध पीता है, इस वाक्य में कारक है एक कर्म करण बी, संप्रदान संबंध सी, कर्ता कर्म डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 82 का सी, कर्ता कर्म। अगला प्रश्न है, रातों रात शब्द का सही समास विग्रह है रात ही रात में बी, रात से रात तक सी, रात में रात डी, रात और रात। तो रातों रात शब्द का सही समास विग्रह है, सही जवाब हो जाएगा 83 का ए, रात ही रात में। रातों रात का समास विग्रह रात ही रात में होगा। यहाँ पहला पद प्रधान और अव्यय है, इसमें अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है ए भला बुरा भी, माता पिता सी, दाल रोटी दी, परम पिता। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, परम पिता। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, ठीक है। जब दोनों भाग प्रधान हो तो एक दूसरे को द्वंद्व समास स्पर्धा होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, इससे चरम और परम, चरम परम, भीरु और बेबस, भीरु बेबस। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है ए द्विगु बी तत्पुरुष सी बहुब्रीहि डी कर्मधारय है। चौराहा में कौन सा समास है, सही जवाब हो जाएगा द्विगु समास। अगला प्रश्न है, गीतांजलि की रचना की थी ए यह प्रश्न कौन सी परीक्षा का रूप है बी प्रत्यास्मरण रूप सी, अभिज्ञान रूप डी सी, वर्गीकरण रूप डी, बहुनिर्वचन रूप। गीतांजलि की रचना की थी, सही जवाब हो जाएगा 86 का ए, प्रत्यास्मरण रूप। अगला प्रश्न है, वार्तालाप मुख्यतः ए अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है बी, सुनने और बोलने की क्षमता में सहायक है सी, पढ़ने लिखने में सहायक है डी, समय की बर्बादी। तो वार्तालाप मुख्यतः सही जवाब हो जाएगा 87 का भी, सुनने और बोलने की क्षमता में सहायक है। अगला प्रश्न है, मौन पाठ में मुख्यतः ए तेज गति से पाठ पढ़ाया जाता है बी, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है सी, शब्दोच्चारण पर ध्यान दिया जाता है डी, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया जाता है। तो मौन पठन में मुख्यतः सही जवाब हो जाएगा 88 का बी, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखना मात्र सीखना नहीं है, एक कविता भी कहानी सी, निबंध डी, व्याकरण। भाषा सीखना मात्र सीखना नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 89 का, ध्यान रखना आप लोग डी, व्याकरण। करीब 99 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, वार्तालाप की कुशलता के आधार हैं ए बल बी गति सी, शुद्ध उच्चारण डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 90 का डी, उपयुक्त सभी। वार्तालाप की कुशलता का आधार है बल, गति, शुद्ध उच्चारण। अगला प्रश्न है, लिखते समय आंखों से कॉपी की दूरी होनी चाहिए ए 25 से 30 सेंटीमीटर बी, 30 से 35 सेंटीमीटर सी, 20 से 25 डी, 15 से 20। सही जवाब हो जाएगा ए 25 से 30 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ब्रिटिश दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर की कौन सी शिक्षा प्रणाली उपयोगी है ये योजना पाठ योजना प्रणाली बी, पंचपदी प्रणाली सी, विषय वस्तु प्रणाली डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, पंचपदी प्रणाली। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ब्रिटिश दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर की कौन सी शिक्षा प्रणाली उपयुक्त है, पंचपदी प्रणाली। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ है ए माध्यमिक स्तर पर बी, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सी, उच्च स्तर पर डी, पूर्व प्राथमिक स्तर पर। सही जवाब हो जाएगा ए, माध्यमिक स्तर पर। त्रिभाषा सूत्र का संबंध माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा से है, उच्च शिक्षा से नहीं है। यह सूत्र सांस्कृतिक और क्षेत्रीय अलगाव को दूर करने में सहायक है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुशासित ध्वनियाँ किस बोली में पाई जाती हैं, ये बुंदेली बी, बंगारू सी, छत्तीसगढ़ी डी, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, बुंदेली।
अगला प्रश्न है, स्वर ध्वनियों के कितने प्रकार हैं? ए हर्ष, बी दीर्घ, सी प्लुत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अपभ्रंश या अवहट्ट भाषा में स्वरों की संख्या थी? ए 6, बी 8, डी 10, डी 11। सही जवाब हो जाएगा बी 8। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, आ ई उ ई ओ ए 8 ही स्वर मूल थे। हिंदी किस भाषा की देन है? ए संस्कृत, बी ब्रज, सी फारस, डी अंग्रेजी। सही जवाब हो जाएगा सी फारस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 17 और अध्याय 1 की धारा 343 में क्या घोषणा की गई है? तो ये भारत की राजभाषा हिंदी होगी, बी भारत की राजभाषा अंग्रेजी होगी, सी भारत की राजभाषा हिंदुस्तानी होगी, डी भारत की राजभाषा ब्रजभाषा होगी। तो भारतीय संविधान के भाग 17 अध्याय 1 343 में क्या घोषणा की? 343(1) है, क्या घोषणा की गई है? सही जवाब हो जाएगा ए भारत की राजभाषा हिंदी होगी। ध्यान रखना, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, राजभाषा है। अगला प्रश्न है, मानव के भावों को व्यक्त करने का सशक्त साधन है? ए भाषा, बी विचार, सी संप्रेषण, डी संचार। सही जवाब हो जाएगा ए भाषा। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से 360 अंश मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है? ए शिक्षकों की मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाता है, बी छात्र के प्रदर्शन की सर्वांगीण समझ प्रदान करता है, सी या माता पिता एवं साथियों की भागीदारी को बढ़ाता है, डी या शिक्षक प्रभावशाली समग्र मूल्यांकन प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, मौखिक भाव प्रकाशन का उद्देश्य नहीं है? ये भावों का आदान प्रदान, बी आत्म व्यक्ति, सी लिखित रचना का विकास, डी व्यक्ति का विकास। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम अर्थात कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसमें वह अपने पदार्थ अर्थात विद्यार्थी को अपने आदर्श अर्थात उद्देश्य के अनुसार अपने कलागृह अर्थात विद्यालय में चित्रित कर सके। यह परिभाषा है ए जॉन ड्यूवी, बी किलपैट्रिक, सी कनिंघम, डी वाल्टर, सी। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक चयन में ध्यान रखा जाता है? ए पाठ्य पुस्तक की भाषा शैली, बी पुस्तक की छपाई, चित्रों के आकार, सी विषय वस्तु मनोवैज्ञानिक तार्किक सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, करिकुलम की रचना में ध्यान रखा जाता है? ए शिक्षक का, बी छात्र का, सी शिक्षक और छात्र दोनों, डी विद्यालय का। अगला प्रश्न है, दिगंबर शब्द में संधि है? ए स्वर, बी व्यंजन, सी विसर्ग, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र का प्रथम प्रतिपादन किया था? ए राजीव गांधी ने, बी कोठारी कमीशन ने, सी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने, डी मैकाले ने। इन प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारे इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस अटल करेंगे, ठीक है, यूनिट 3 का पाठ योजना एवं शिक्षण सहायक सामग्री का 5वां टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जाते समय आप लोग लाइक करके ही जाया करें, आप लोग लाइक नहीं करते उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है, प्लीज़ निवेदन है। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।